हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएस इलेक्ट्रीशियन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल डोर फ्रिज में आने वाली समस्या और समाधान के बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था दोष नंबर 1 से लेकर दोष नंबर 5 तक, और उसके बाद वाली दूसरी वीडियो में डिस्कस किया गया था दोष नंबर 6 से लेकर दोष नंबर 10 तक, और उसके बाद वाली वीडियो में डिस्कस किया गया था दोष नंबर 11 से लेकर दोष नंबर 15 तक। यहां तक की डिस्कस हो चुकी है और यहां तक की 3 वीडियो टोटल अपलोड हो चुकी हैं। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर उन तीनों वीडियो को देख सकते हैं। यहां पर ये चौथी वीडियो है फॉल्ट से संबंधित, तो आप ये चौथी वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच जरूर कीजिएगा अगर आप फ्रिज के फील्ड में वर्क करते हैं तो। यहां पर देखिए, सबसे पहले हम दोष नंबर 16 के बारे में जान लेते हैं। यहां पर फ्रिज ऑफ कर देने के बाद तुरंत ऑन नहीं होती है। फ्रिज ऑफ कर देने के बाद तुरंत ऑन नहीं होती है, तो सबसे पहले इसका रीजन समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए फ्रिज को हम ऑन किए हैं, तो उस कंडीशन में होता क्या है, फ्रिज के कंप्रेसर में एक होता है पीटीसी रिले। पीटीसी रिले का मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रिले, यानी कि वो जो पीटीसी रिले होता है ना, उसके रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में एक सिरे में एक डिस्क होती है, वो धातु की बनी होती है डिस्क, जो क्या होती है, एक बार सप्लाई हम रनिंग पर दे देते हैं तो स्टार्टिंग पर सप्लाई एक बार वो दे के अपने आप को गर्म कर लेती है, अपने आप को हीट कर लेती है। जब वो पीटीसी डिस्क हीट हो जाती है तो स्टार्टिंग पर सप्लाई दोबारा नहीं भेजती, जब तक वो ठंडी नहीं होती है तब तक। आप 2 मिनट या 3 मिनट वेट कर लीजिए, उसके बाद अगर स्टार्ट करते हैं तो वो फ्रिज हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो कुल मिलाकर समस्या यही होती है कि जो हमारा पीटीसी रिले होता है वह तुरंत कंप्रेसर को स्टार्टिंग बाइंडिंग पर सप्लाई नहीं भेज पाता, जिसकी वजह से हमारा फ्रिज तुरंत स्टार्ट नहीं हो पाता। दूसरा रीजन ना स्टार्ट होने का यह भी हो सकता है कि ओएलपी हीट हो रहा हो या हीट हो गया हो, उसके बाद से हम सप्लाई को बंद करके तुरंत चालू कर रहे हैं, तो जब तक ओएलपी भी हमारा ठंडा नहीं होगा तब तक हमारा कंप्रेसर नहीं चलेगा, तब तक हमारी फ्रिज नहीं चलेगी। हाँ, बल्ब वगैरह जल सकते हैं, सिर्फ कंप्रेसर के लिए ये बातें बताई जा रही हैं। तो आई होप आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। एक समस्या और हो सकती है, जैसे आपके घर में लो वोल्टेज का होना। जैसे मान लीजिए कि अभी वोल्टेज ठीक ठाक चल रहा था तो हमारी फ्रिज चल रही थी, लेकिन अचानक क्या हुआ, वोल्टेज बहुत कम हो गया, तो उस कंडीशन में भी अगर आप तुरंत ऑन करते हैं तो ऑन नहीं होती है। तो आई होप आपको इसके बारे में बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले फॉल्ट की तरफ और देख लेते हैं हमारा अगला फॉल्ट कौन सा है। यहाँ पर है गैस चार्जिंग के समय बैक प्रेशर माइनस में जाता है। ये जब गैस चार्ज हम करते हैं ना, तो उस टाइम की ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमारा जो बैक प्रेशर होता है वो बार बार माइनस में क्यों जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि गैस की खराबी की वजह से होता है, तो ऐसा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि गैस चोक हो रही है, तो ये बिल्कुल सही है। तो देखिए, जब भी आप किसी भी सिस्टम में गैस चार्ज करिए तो उससे पहले उस सिस्टम का प्रॉपर वैक्यूम होना चाहिए। अगर प्रॉपर वैक्यूम नहीं हुआ रहेगा तो जब आप गैस चार्ज करेंगे तो उस कंडीशन में आपका जो बैक प्रेशर होगा वो ठीक ठाक नहीं बताएगा, बस वही माइनस में बार बार जाएगा, माइनस में बार बार जाएगा, 0 पे जाएगा, -30 पे जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम होती रहती हैं। तो आप किसी भी सिस्टम में जब गैस चार्ज कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको ये ध्यान देना है कि सिस्टम का प्रॉपर वैक्यूम हुआ है या नहीं। सिस्टम का प्रॉपर वैक्यूम कर लेने के बाद अगर आप गैस चार्ज करते हैं तो ये प्रॉब्लम आपकी नहीं आएगी। दूसरी प्रॉब्लम, इस शिकायत से बचने के लिए जब भी आप किसी भी सिस्टम में गैस चार्ज करने से पहले जब वैक्यूम करते हैं तो उस कंडीशन में उस सिस्टम के एवापोरेटर और भी जो पाइपें हैं उस सिस्टम की, उनको हल्का हल्का गर्म कर दीजिए, जिससे अगर मान लीजिए किसी भी एवापोरेटर की पाइप में या कैपिलरी की पाइप में या फिर फिल्टर की पाइप में या फिर कंडेंसर की पाइप में कहीं भी अगर मॉइस्चर थोड़ा सा भी रह जाएगा तो वो मॉइस्चर बाहर निकल जाएगा हीट करने की वजह से। वैक्यूम करते समय हीट करते रहते हैं, उस कंडीशन में जो हमारा वैक्यूम पंप होता है या फिर जो हमारा वर्कशॉप कंप्रेसर होता है वो उसके अंदर के मॉइस्चर को ही खींच रहा होता है, और जब आप पाइपों में हीट करते हैं तो हीट देने की वजह से वो प्रॉपर वैक्यूम के दौरान जो हमारा मॉइस्चर होता है वो बाहर निकल जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका कोई भी फ्रिज या फिर कोई भी कूलिंग सिस्टम चोक नहीं होगा और सुई बार बार बैक प्रेशर में नहीं जाएगी, बार बार माइनस में नहीं जाएगी। आई होप आपको ये बातें भी समझ में आ गई होंगी। तो किसी भी सिस्टम में वैक्यूम प्रॉपर करना है, वैक्यूम करते समय उसकी पाइपों को हल्का हल्का वेल्डिंग गन से गर्म करते रहना है। इस प्रक्रियाओं के दौरान आप चोक से बच सकते हैं और साथ ही साथ ये जो आपकी समस्या है बैक प्रेशर का माइनस में जाना, ये नहीं देखने को मिलेगा। आई होप आपको इस फॉल्ट के बारे में सोल्यूशन मिल गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले फॉल्ट की तरफ। यहाँ पर है अगला फॉल्ट हमारा, गैस चार्जिंग के बाद स्टैंडिंग प्रेशर सही नहीं आता है। गैस चार्ज हम कर दिए,
रनिंग प्रेशर देखकर हमने गैस चार्ज कर दिया। उसके बाद हम देखना चाहते हैं कि स्टैंडिंग प्रेशर हमारा सही आया कि नहीं आया, तो उस कंडीशन में जो हमारा स्टैंडिंग प्रेशर होता है वो सही नहीं बताता है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, देखिए किसी भी सिस्टम में जब आप गैस चार्ज कर रहे होते हैं या फिर गैस चार्ज कर चुके होते हैं, तो वो सिस्टम में जो गैसें होती है ना वो जगह जगह रन नहीं कर पाती। जब सिस्टम प्रॉपर तरीके से चलने लगता है, 1 दिन 2 दिन या रेगुलर वो चलता रहता है, तब उसके बाद उसका जब बैक प्रेशर आप चेक करेंगे वो प्रॉपर आपका बैक प्रेशर या फिर स्टैंडिंग प्रेशर भी बताने लगेगा। जब सिस्टम बंद रहता है तो उसको स्टैंडिंग प्रेशर बोलते हैं, और जब सिस्टम चालू रहता है तो उस समय के प्रेशर को रनिंग प्रेशर बोलते हैं। ये रनिंग प्रेशर और स्टैंडिंग प्रेशर चेक कैसे किया जाता है, तो किसी भी गेज के द्वारा, चाहे वो प्रेशर गेज हो सकता है, चाहे वो कंपाउंड गेज हो सकता है, चाहे मैनिफोल्ड वाल्व गेज हो सकता है। कोई भी गेज ले लीजिए, उसके हैंडल को ऑफ कर दीजिए। हैंडल को ऑफ करने के बाद गेज के निचले सिरे में एक चार्जिंग पाइप का एक सिरा जोड़कर दूसरा सिरा सिस्टम की चार्जिंग लाइन में लगा देंगे। तो सिस्टम अगर बंद है तो उस गैस में उपस्थित गैस का स्टैंडिंग प्रेशर गेज में बताएगा, और सिस्टम अगर चल रहा है तो उस सिस्टम में उपस्थित गैस का रनिंग प्रेशर हमारा गेज में बताने लगेगा। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अच्छा, बात दूसरी ये है कि गैस चार्जिंग के बाद स्टैंडिंग प्रेशर सही नहीं आता, तो आप किसी भी सिस्टम में जब गैस चार्ज कर देते हैं तो स्टैंडिंग प्रेशर आप देख लीजिए। स्टैंडिंग प्रेशर हमेशा हो सकता है कि 10 या 20 psi कम बता रहा हो, तो उससे आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप किसी भी सिस्टम में गैस चार्ज कर चुके होते हैं रनिंग प्रेशर देखकर, तो हमारा सिस्टम काम भी कर रहा होता है, लेकिन बैक प्रेशर आप जब देखते हैं तो बैक प्रेशर सही नहीं बताता। तो इससे आपको घबराना नहीं चाहिए, इससे आपका कोई भी नुकसान नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, और उस सिस्टम में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर हमारा टेम्परेचर उस रेफ्रिजरेंट के ट्रेवलिंग के अनुकूल रहेगा तो स्टैंडिंग प्रेशर सही बताएगा, अन्यथा स्टैंडिंग प्रेशर 10 या 20 कम ही बताता है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए चलते हैं अगले फॉल्ट की तरफ और देख लेते हैं उसका सलूशन क्या होने वाला है। यहाँ पर देखिए दोष नंबर 19 है, फ्रिज का कंप्रेसर डायरेक्ट चल रहा है, रिले ओएलपी से नहीं चल रहा है। यानी कि फ्रिज का एक कंप्रेसर है जो डायरेक्ट हम अगर उसको स्टार्ट कर रहे हैं तो डायरेक्ट चल रहा है, लेकिन रिले ओएलपी जब हम लगा दे रहे हैं तब हमारा कंप्रेसर नहीं चल रहा है। इसका मतलब हो क्या सकता है, जब आप कंप्रेसर में रिले ओएलपी लगाते हैं तो उस कंडीशन में हो सकता है या तो आपका रिले खराब हो या तो आपका ओएलपी खराब हो। तो उस कंडीशन में आपको दोनों को बारी बारी से चेक कर लेना है, जो खराब है उसको बदल देना है, हमारा कंप्रेसर फिर से चलने लगेगा। तो आई होप आपको इसके बारे में भी समझ में आ गया होगा कि हमारा जो कंप्रेसर है वो डायरेक्ट चलाने पे चल रहा है, रिले ओएलपी से नहीं चल रहा है। इसका मतलब या तो रिले फॉल्ट हो सकता है या तो ओएलपी फॉल्ट हो सकता है। तो आपको इस प्रॉब्लम का भी सलूशन मिल गया होगा। चलिए चलते हैं अगले फॉल्ट की तरफ। यहाँ पर अगले फॉल्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 20वां फॉल्ट है, ये सबसे लास्ट वाला फॉल्ट है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पर फ्रिज में गैस चार्जिंग के समय चोक हो जा रहा है, फ्रिज में गैस चार्जिंग के समय चोक हो जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले देखिए आपका जो चोक की प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादातर ठंडी के मौसमों में या फिर उस सिस्टम के अंदर किसी भी वजह से मॉइस्चर चले जाने की वजह से सिस्टम हमारा चोक हो जाता है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी कि चोक कैसे होता है। देखिए जब भी हमारे किसी भी सिस्टम में जो गैस का प्रवाह होता है, अगर गैस का प्रवाह पाइपों में कहीं भी रुक जाए तो उस सिस्टम को चोक माना जाएगा। अगर चोक से बचना है आपको तो उसके लिए क्या क्या करना होगा। देखिए सबसे पहले आप किसी भी सिस्टम में अगर गैस चार्ज करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसकी पाइपों को क्लियर कर लीजिए, यानी कि उसके पाइपों में अगर कचरा वगैरह है तो उसको फ्लेक्सिंग के दौरान बाहर कर लीजिए, लीकेज को चेक कर लीजिए। लीकेज को चेक करने के बाद अगर लीकेज की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, मतलब लीकेज कहीं पर नहीं मिलता है, तब आप उसको बढ़िया से वैक्यूम करिए। और वैक्यूम करते समय आपको करना क्या है, किन किन बातों का ध्यान देना है, इस चीज को ध्यान से देखिए। जब भी आप वैक्यूम करिए, हो सके तो आप वैक्यूम पंप से वैक्यूम करिए और वर्कशॉप कंप्रेसर से वैक्यूम मत करिए, क्योंकि वैक्यूम पंप किसी भी सिस्टम का प्रॉपर वैक्यूम कर देता है, वो उसी लिए बनाया जाता है वैक्यूम पंप। तो वैक्यूम पंप से आप वैक्यूम करिए और ज़्यादा देर तक वैक्यूम करिए। ज़्यादा देर का मतलब कि अगर मान लीजिए आप 190 लीटर की फ्रिज का वैक्यूम कर रहे हैं तो कम से कम आप 15 मिनट करेंगे या 10 मिनट करेंगे, तो ये उसके लिए काफ़ी होगा। तो आप क्या करेंगे, वैक्यूम किसी भी सिस्टम का प्रॉपर करेंगे। और वैक्यूम करने के दौरान आपको क्या करना है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। जब आप किसी भी सिस्टम का वैक्यूम कर रहे हैं तो वेल्डिंग गन से हल्का हल्का सिस्टम की पाइपों को गर्म करना है।
खास तौर से एवापोरेटर और कैपिलरी ट्यूब को ज्यादातर गर्म किया जाता है, क्योंकि एवापोरेटर और कैपिलरी ट्यूब में ही ज्यादातर मॉइस्चर रहते हैं, और फिल्टर को भी थोड़ा बहुत आप गर्म कर सकते हैं। तो जब भी आप किसी भी सिस्टम का वैक्यूम करिए तो उस वैक्यूम के दौरान आप सिस्टम की पाइपों को हल्का हल्का हीट करते रहेंगे। तो इससे होगा क्या, सिस्टम के अंदर कोई भी मॉइस्चर होगा तो वो वैक्यूम के दौरान बाहर निकल जाएगा। जब वो मॉइस्चर वैक्यूम के दौरान बाहर निकल जाएगा तो उसके बाद जब आप गैस चार्ज करेंगे तो प्रॉपर तरीके से गैस हमारी चार्ज होगी और प्रॉपर तरीके से हमारा सिस्टम कूलिंग करेगा। तो आई होप आपको इसके बारे में भी समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से हमारे जो फ्रिज से रिलेटेड है 20 फॉल्ट क्लियर हो जाते हैं। तो अगर आपने हमारी 3 वीडियो नहीं देखी इसके पहले की तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को भी पूरा कंप्लीट वॉच करिएगा, तब आपको जाके फ्रिज से रिलेटेड, सिंगल डोर फ्रिज से रिलेटेड सभी फॉल्ट समझ में आएंगे और उनका सलूशन आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। तो चलिए हम मिलते हैं अब अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।